श्वसन तंत्र और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं और क्रियाएं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। सभी सजीवों में, चाहे पौधे हो या जंतु, श्वसन एक निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है। इसमें शरीर और वातावरण के बीच गैसीय आदान प्रदान होता है, जिसके लिए पौधों में रंध्र और नलियां, तो जंतुओं में गलफड़े, त्वचा या फेफड़े और नलियों की विशेष व्यवस्था है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 फेफड़ों और श्वसन संबंधी नलियों, श्वसनी के जरिए गैसीय आदान प्रदान की व्यवस्था है। चित्र 8 में इनकी स्थिति दर्शाई गई है। दाएं फेफड़े का आकार बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। फेफड़ों की बनावट स्पंजी होती है। इसके अंदर श्वास नलियां कई शाखाओं में बटी हुई होती हैं। इनकी सतह बारीक मुड़ी हुई बुलबुले जैसी संरचनाओं के रूप में होती है, जिन्हें कुपिकाएं, एल्वियोलाई कहा जाता है। तमाम कुपिकाओं की सतह को फैलाया जाए तो यह लगभग 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढक सकती है। यह संरचनाएं गैसीय आदान प्रदान के लिए विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध करवाती है। फेफड़ों में हवा और रक्त की केशिकाओं के बीच की यह सतह अत्यंत महीन है। हृदय में जाने वाला रक्त यहाँ ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। हमारे शरीर का यह सबसे दुर्बल हिस्सा भी है। किसी संक्रमण से धूल, धुआं आदि से फेफड़ों के रोग हो सकते हैं। वास्तव में सांस लेना व छोड़ना शरीर की उन गतिविधियों में से एक है जो हमारी कोशिकाओं का अंदरूनी पर्यावरण एक सा बनाए रखने का काम करती हैं। हमारे शरीर में पेशियों द्वारा पसलियों की गति से और सीने और उदर के बीच स्थित एक गुंबदनुमा मांसपेशी डायाफ्राम के संकुचन से फेफड़ों में हवा भरती है। जब डायाफ्राम का संकुचन होता है तो वह नीचे की ओर झुककर सपाट हो जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में हवा भरती है। डायाफ्राम के शिथिलन से वक्ष गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों में से हवा श्वास नलियों से होकर नाक या मुंह से बाहर निकलती है। फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 4 से 6 लीटर हवा भरी रह सकती है। जीवित अवस्था में कभी भी फेफड़े पूर्ण रूप से खाली नहीं होते हैं। लगभग 1.5 से 2.5 लीटर हवा फेफड़ों में हमेशा होती है। चेतावनी: धूम्रपान से वायु प्रसार मार्ग में सूजन आ जाती है तथा श्लेष्मा ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होने के कारण यह मार्ग संकीर्ण हो जाता है। धूम्रपान करने से फेफड़ों के संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके कुछ लक्षण खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि है। यह उस व्यक्ति और उसके परिवारजनों के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से क्षति पहुंचाती है। किसी के जीवन काल में एक फेफड़ा पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दे तो भी दूसरे से काम चल जाएगा, ऐसा हमारे वृक्क के साथ भी है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अंग तंत्रों में संपर्क है तथा ये आपसी समन्वय से कार्य करते हैं। चित्र 8 में ऐसा एक संपर्क का मार्ग हमारी श्वास नली और आहार नली में दर्शाया गया है। क्या आपने कभी इस संपर्क को महसूस किया है? कैसे? भोजन निगलते समय पल भर के लिए हमारी सांस रुक जाती है। एक क्रियाकलाप से आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5: एक पतले कागज की पट्टी को नाक के सामने रखें और सांस छोड़ते और लेते समय पट्टी की अवस्था को ध्यान से देखें। सांस लेते समय पट्टी नाक से चिपक रही होगी और सांस छोड़ते समय नाक से दूर जा रही होगी। आपकी सांस रुकी हो तो पट्टी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब आप कोई भी खाने की चीज़ को गटकने की कोशिश करें। क्या खाना गटकते समय पट्टी पर कोई प्रभाव पड़ा? ऐसा क्यों हुआ होगा? कई बार खाना खाते समय या पानी पीते समय आपको ठसका क्यों लगता है?
आमतौर पर श्वास नली और आहार नाल के बीच का वाल्व सांस लेते समय खुला रहता है और भोजन गटकते समय वाल्व सांस नली को बंद कर देता है। कभी जल्दी निगलते समय यह ठीक से बंद नहीं हो पाता। गलती से खाना श्वास नली में भी चला जाए तो यहाँ की मांसपेशियों के संकुचन से आपको तेज खांसी आती है, जिससे यह गले से बाहर निकल सके। सांस लेने की प्रक्रिया में नाक और मुंह से हवा अंदर जाती है और हवा ही बाहर निकलती है। बाहर निकलने वाली हवा का तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा तथा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। वातावरण और सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन के लिए चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या आप जानते हैं, विश्राम करते हुए व्यक्ति के फेफड़ों में प्रति घंटा लगभग 1 घन फुट बराबर ऑक्सीजन का उपयोग होता है। कड़ी मेहनत के दौरान यह मात्रा 10 गुना बढ़ सकती है। हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन की खपत होती है उससे थोड़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह सांस से हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से बढ़ जाने तथा ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने पर हम हांफने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने तथा ऑक्सीजन बढ़ने पर हमारी सांस लेने की गति सामान्य हो जाती है। आज तुम्हें मैं एक नई बात बताती हूँ। मैम, कौन सी नई बात? अच्छा ये बताओ कि हमारे शरीर के अंदर में कौन कौन से अंग हैं? फेफड़े, हार्ट, किडनी। वेरी गुड। और हमारे शरीर के बाहर? आँख, नाक, मुंह, कान। वेरी गुड। तुम्हें पता है हमारे शरीर के अंगों के बीच में संपर्क होता है और ये आपसी तालमेल से काम करते हैं। अच्छा ये बताओ प्राची, कभी खाना खाते समय अचानक तुम्हें खांसी आई? हाँ, कई बार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी श्वसन नली में हमारा खाना अटक गया। वेरी गुड। तो कभी जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारा खाना आहार नली में न जाकर सांस नली में अटक जाता है, जिसके कारण हमें तेजी से खांसी आती है। चलो हम इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे हाथ में एक कागज की पट्टी है। इस कागज की पट्टी को मैं तुम्हारे नाक के पास रखूंगी। ठीक है, तुम्हें सांस लेनी है और सांस छोड़नी है और पट्टी को देखना है कि पट्टी में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। अच्छा प्रिया, ये बताओ जब तुम सांस ले रही हो तो क्या हो रहा है? कागज हिल रही है। तुम्हारे नाक के पास चिपक रहा है। और जब तुम सांस छोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है? ये कागज दूर जा रहा है। ठीक है, अब हम ये खाते समय करेंगे। तुम्हारे पास एप्पल है, इस एप्पल को तुम्हें खाना है। ठीक है, और खाते समय हम इस पट्टी को तुम्हारे नाक के पास रखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलो एप्पल खाओ। अभी देख रहे हो तुम, कागज थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, मतलब बीच में हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अब इस खाने को तुम निगलो। निगलते समय क्या हुआ? सांस रुक गई। सांस रुक गई। ये कैसे साबित हुआ? क्योंकि ये कागज नहीं हिला। ठीक है, तो हमारी आहार नाल और हमारी श्वास नली के बीच में एक वॉल होती है और जब हम सांस लेते हैं तो श्वास नली खुलती है और जब हम भोजन करते हैं तो आहार नली खुलती है। लेकिन जल्दी जल्दी खाना खाते समय कभी कभी सांस नली ठीक से बंद नहीं हो पाती, जिससे खाना उसमें अटक जाता है। बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ज़रा हाथ को नाक के पास लाइए और हवा को बाहर छोड़िए। कुछ गर्माहट महसूस हुई? इसका अर्थ यह हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है उसका तापमान हमारे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के तापमान से थोड़ा ज़्यादा है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में अधिक और वातावरण में कम है?
चलिए जानने का प्रयास करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें ताजे बने चूने का पानी चाहिए, 2 परख नली जिसे मैंने पहले से नामांकित किया है, अ और ब, परख नली स्टैंड और एक 2 छेद वाली रबर की कॉर्क। इसमें स्ट्रॉ फंसाया है। स्ट्रॉ की जगह आप खाली रिफिल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों परख नली में इस चूने के पानी को डालेंगे और स्ट्रॉ की सहायता से अ परख नली में हवा भरेंगे और ब परख नली में हवा को बाहर खींचेंगे और चूने के पानी में हो रहे परिवर्तन को नोट करेंगे। सबसे पहले हम अ परख नली लेंगे और इसमें चूने का पानी डालेंगे। इसी प्रकार से ब परख नली में भी चूने का पानी लेंगे। अब इस अपरख नली में कॉर्क को फंसाएंगे और जब हम इसमें हवा डालेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अपरख नली में जो चूने का पानी है वो दूधिया हो गया। आप ब परख नली से इसकी तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम जो दूसरी परख नली है उसमें हम हवा को बाहर खींचेंगे। अब ब परख नली में कॉर्क को फंसाया है, इसमें हम हवा को बाहर खींचेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ब परख नली का भी पानी दूधिया हो गया, लेकिन ब परख नली के पानी को दूधिया होने में ज़्यादा समय लगा, बल्कि अपरख नली का पानी दूधिया जल्दी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे मुंह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गई और चूने की पानी के साथ इसकी क्रिया हुई और इस परख नली में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गई और इसकी क्रिया चूने के पानी से हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण इस चूने का पानी जल्दी दूधिया हो गया, बल्कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम मिली, जिसके कारण इसका पानी जल्दी दूधिया नहीं हुआ।